क्या कभी सोचा है आपने कि हमारे घर के जो आईने होते हैं उसमें हम एकदम हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो इमेज होता है वो सीधा क्यों होता है? या कभी आपने ये सोचा हो कि जो कार या बाइक है उसके जो साइड मिरर होते हैं उसमें जो पीछे का दृश्य है और उसमें जो वस्तुएं हैं वो हमें छोटी क्यों दिखाई पड़ती हैं? या कभी आपने ऐसा सोचा हो कि जो टॉर्च है या हमारे गाड़ियों में का जो हेडलाइट है वो हमेशा प्रकाश को एकदम सीधा क्यों भेजता है? नहीं सोचा है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचना प्रारंभ कर देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस जर्नी की एक विशेष पेशकश बिहार पॉलिटेक्निक 2026 की संपूर्ण तैयारी यूट्यूब वन शॉट से। आज का जो हमारा लेक्चर या वीडियो है वो है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर आज एक ही दिन में एक ही वीडियो के साथ खत्म करने वाले हैं। पहले शुरू करेंगे और फिर खत्म भी कर लेंगे। आशा है कि आप ध्यान से बैठ के कॉपी कलम लेके बैठे और जो जो चीज़ आपको बताई जाए उसको गहराई से समझे, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप अपना बेहतर नहीं बेहतरीन दे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन एक ही बार में पूरा चैप्टर, एक ही बार में पूरा चैप्टर कहने का अर्थ है कि आपको वो सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें दी जाएगी आपको जिससे आप बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, उसको सही कर सके। ध्यान दें, ये सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो जहाँ से आप हिंदी मीडियम में अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है प्रकाश का परावर्तन। बिहार पॉलिटेक्निक का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो प्रकाश ही है, और हमारे 10वीं के बोर्ड में भी जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसमें आप प्रकाश का नाम ले सकते हैं। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और जानते क्या है? अच्छा, जानने से पहले एक छोटा सा और बात, ये जो आप यहाँ तो आप पढ़ लेंगे, चीज़ों को जान लेंगे, लेकिन इसके जो क्लास नोट्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पूरे के पूरे स्लाइड्स, ये सारा का सारा आपको कंटेंट जो है वो टेलीग्राम पे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है जिसका नाम है जीएस जर्नी पटोरी, यहाँ से आप स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं और इस क्लास नोट्स को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। तो आप इस QR को स्कैन करके अपना क्लास नोट्स ले सकते हैं। अब चलिए, अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन है, हमारा जो यूनिट है वो है प्रकाश, तो आखिर प्रकाश क्या होता है? सबसे पहला बात कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश को जानने के लिए इतना जान लीजिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा है जो हमें किसी भी चीज को देखने की संवेदना उत्पन्न कराता है, किसी भी चीज को देखने की संवेदना उत्पन्न कराता है। यदि इस धरती पे प्रकाश ना हो तो किसी चीज को हम नहीं देख पाएंगे। कोई भी चीज हमें दिखती कैसे है? जैसे आपके सामने कोई दीवार है, आप उस दीवार को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? वहां पे कोई प्रकाश का स्रोत है। जैसे अगर घर के अंदर है तो आपका लाइट है, जो बल्ब होता है, वो वहां से प्रकाश निकला, उस दीवार के ऊपर पड़ा और दीवार से पड़ने के बाद परावर्तन होने के बाद, उस प्रकाश का परावर्तन होने के बाद वो आपके आंखों तक पहुंचा, तब आपको वो दीवार दिख रहा है। यानी आपको कोई भी चीज जो दिख रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला बात क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो हमें किसी भी चीज को देखने की संवेदना उत्पन्न कराता है, पहला चीज। दूसरा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी ये निर्वात में भी चल सकता है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। ध्यान दें, विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे होती है जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का अर्थ यहाँ पे रास्ते से है, यानी कि प्रकाश को किसी रास्ते का जरूरत नहीं है। जैसे वो हमारे धरती पे ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, तो उसको वो हवा से होते हुए आ रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं और आपके फोन से आवाज निकल के आपके सुनाई दे रहा है, तो वो तब सुनाई देगा जब उस फोन से
आवाज की तरंग जो है, आवाज का तरंग हवा के माध्यम से, हवा को अपना रास्ता बना के आपके कानों तक पहुंचता है। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है, उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। अगर हवा न भी हो तो भी प्रकाश चल सकता है। जैसे कि आप अंतरिक्ष में देखते हैं, अंतरिक्ष शून्य है, खाली है, फिर भी वहां पे प्रकाश चलता है। यानी प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसको किसी भी प्रकार की कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी चीज, यह हमारी आंखों को की रेटिना को उत्तेजित कर वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जैसे कि आपको पहले हम बताए कि हमारे वो तो बात का बात है कि रेटिना क्या होता है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा मानव नेत्र, उसमें हम लोग इस चीज को जानेंगे। बस इतना जान लीजिए कि हमारे आंख जो है वो देखना, किसी भी चीज को तब देख पाती है जब उसके ऊपर कहीं से प्रकाश परावर्तित होकर पहुंचता है। उसके बाद लास्ट, प्रकाश स्वयं अदृश्य है लेकिन वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यह तो रहा प्रकाश का परिचय कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले एक प्रकार की ऊर्जा है, दूसरा चीज एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तीसरा चीज किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे आंखों के रेटिना को उत्तेजित करता है और देखने में मदद करता है, और चौथा कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है, यानी आप प्रकाश को नहीं देख पाएंगे, लेकिन खास बात क्या है कि आप प्रकाश की मदद से किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आगे और जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहला गुण ऋजु रेखीय संचरण, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। पहला चीज, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, अभी हमने आपको क्या बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और दूसरा चीज आपको क्या पता चला कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब दोनों दो चीजें हैं। सीधी रेखा में वेव यानी कि तरंग गमन नहीं करता, लेकिन यहां पे बताया गया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और इसीलिए प्रकाश को डुअल नेचर का कहा जाता है। डुअल नेचर मतलब इसकी दोहरी प्रकृति है। कुछ चीजों को समझने के लिए आपको प्रकाश को तरंग मानना होता है, और कुछ चीजों को पर जानने के लिए आपको उसे एक कण के रूप में माना जाता है, कण के रूप में मानना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका कारण आगे आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, जिसे उसका ऋजुरेखीय संचरण कहा जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे उसका ऋजुरेखीय संचरण कहा जाता है। सबसे पहला बात, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब शून्य, स्पेस। स्पेस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को किलोमीटर में बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अब इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगला क्या है? यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांजिटिव वेव की तरह व्यवहार करता है। ट्रांजिटिव वेव के अंदर ही आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग का प्रकार है। इसलिए यहां पे दिया गया है कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह व्यवहार करता है। चलिए अब आगे आते हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुओं पे। कुछ चीजें जो वस्तुओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि प्रकाश को आप तभी जान पाएंगे जब आपको पता होगा कि वस्तु हमें दिखाई कैसे दे रही है। तो जानते हैं कि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होता है। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हमारे घरों में लगे हुए बल्ब, वो खुद से अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो वो हुई दीप्त वस्तु। लेकिन बात करें आपके घर में रखे हुए टेबल की, तो वो दीप्त नहीं हुई। क्यों नहीं दीप्त है? क्योंकि वो अपना लाइट, अपना जो खुद से जो है वो लाइट उत्सर्जित नहीं करती है। तो ध्यान देने वाली बात क्या हुई कि दीप्त वस्तु क्या होती है? जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे सूर्य, जैसे तारे, जैसे हमारे घरों के लगे बल्ब, दीप,
ये सारी चीजें। तो जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिखता है कि सूर्य हुआ, जलता हुआ बल्ब हुआ, ये सब चीज क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाएंगी? जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है, यानी उसमें खुद अपना प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से चमकती है या हमें दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा, चांद जो है उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन रात में हमको वो चमकता दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है जो परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। तो दो बातें ध्यान रखना है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य और जलता हुआ बल्ब, और अदीप्त वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, दूसरे के प्रकाश के ऊपर चमकती है, जैसे चंद्रमा, मेज, किताब और बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ होगा इसमें। तो ये रहा दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। अब जानते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी या अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी को एक और नाम से जाना जाता है, अल्प पारदर्शी को पारभासी के नाम से भी जाना जाता है, पारभासी। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पदर्शी, यानी या इसको कहें पारभासी, माध्यमों का, यानी ये माध्यमों का वर्ग। जो प्रकाश चलता है तो प्रकाश तीन तरह के माध्यमों से गुजरता है या गुजर सकता है। जैसे पहला होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी, पारदर्शी जिसके आर पार आप देख सके, पारदर्शी। पार का मतलब क्या हुआ? जिसके आर पार आप देख सके, और दर्शी दिखाई देना। और किसी भी चीज के आर पार कब दिखेगा? जब प्रकाश उस चीज को पार करके आपके आंखों तक पहुंचेगा। कुछ ऐसे समझिए, एक ग्लास है, ग्लास यानी शीशा है। आप एकदम साफ शीशे के आर पार देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आता है, साफ नजर आता है। साफ नजर आने का कारण क्या है? कि ये जो कांच था, कांच के उस तरफ जो भी वस्तु है उसके ऊपर जो लाइट पड़ा है, और लाइट पर के वो कांच से होते हुए हमारे आंख तक पहुंच गया, यानी कांच उसको नहीं रोक पा रहा है। जैसे कि ये चश्मा है, तो चश्मा के आर पार हम देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कांच है ये प्रकाश को आने जाने दे रहा है। इसके अंदर से प्रकाश जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को आने जाने देती है, या सीधा कहिए कि जिससे प्रकाश का गमन हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वैसी वस्तुएं या वैसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश नहीं पहुंच सकता। पारदर्शी किसको बोलेंगे? ये बोलते हैं प्रकाश जिसके आर पार हो जाए। अपारदर्शी किसको बोलेंगे? प्रकाश जिसके आर पार ना हो पाए। प्रकाश जिसके आर पार ना हो पाए। और तीसरा अल्प पारदर्शी। अल्प का मतलब होता है कम, यानी वो पारदर्शी तो होगा लेकिन कम पारदर्शी होगा, यानी उससे धुंधला आपको दिखेगा। जैसे ये मेरा चश्मा है, चश्मा के ऊपर बहुत सारे स्क्रैच लग जाए तो क्या आपको सामने की जो चीजें हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। यानी ये अब क्या बन गया है? अल्प पारदर्शी बन गया है। यानी वैसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश पहुंचे लेकिन कम मात्रा में पहुंचे, है ना? यहां से प्रकाश आर पार तो हो सकता है लेकिन कम मात्रा में हो सकता है, उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया? हमारा वायु, हवा, और क्या? तो कांच, साफ पानी, ये सब पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। अपारदर्शी क्या होगा? अपारदर्शी जैसे दीवार, टेबल, कुर्सी, यानी जिसके आर पार लाइट नहीं पहुंच सकते। यानी बीच में अगर रख दिया जाए किसी लाइट सोर्स, एक तरफ लाइट सोर्स है, उसके बीच में हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते तो उसके पीछे हमें क्या मिल जाता है? उसका शैडो मिलता है। शैडो मतलब उसका परछाई मिल जाता है, छाया मिल जाता है। और अल्प पारदर्शी जिसके आर पार
लाइट बहुत कम मात्रा में पहुंचे, प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचे। एग्जाम्पल है हमारा, आप कभी एक सादा कागज लेके और सादा कागज लेने के बाद उसको तेल में भिगो के सुखा के और तब देखिए तो आपको क्या दिखेगा, भीगा हुआ, तेल से भीगा हुआ जो कागज होगा उसके आर पार आपको दिखेगा, लेकिन एकदम कम दिखेगा, बहुत कम दिखेगा या पूरा धुंधला दिखेगा। तो वो माध्यम क्या कहलाएगा, अल्प पारदर्शी कहलाएगा, जिसके आर पार आपको धुंधला दिखाई दे। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकाश की किरण पुंज क्या होती है। प्रकाश की किरण और पुंज, प्रकाश पुंज और प्रकाश किरण क्या होता है। तो देखते हैं किरण क्या है। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली सरल रेखा को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मुझे दर्शाना है कि प्रकाश किस तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे किए और एक रेखा देके उसके सामने एक एरो लगा दिए, तो ये एरो हमको दिखा रहा है कि प्रकाश की दिशा क्या है, प्रकाश किस तरफ जा रहा है। यानी प्रकाश के पथ को दिखाने वाली सरल रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों का समूह। अब यही एक किरण था, अब इसमें हम और बहुत सारे किरण को जोड़ दें और हम प्रकाश के पथ को अब दिखाने लगे, प्रकाश की दिशा को दिखाने लगे, तो ये जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, पूरा का पूरा गुच्छा है, ये अब किरण न कहला के किरण पुंज कहलाएगा। किरणों का पुंज, किरणों का झुंड, किरणों का ग्रुप। अब बात करते हैं अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, किरण पुंज, किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको क्या दिख रहा है, अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अभिसारी किसे बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे, अभिसारी तो वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर मिले, ऐसा मतलब कि अलग अलग दिशाओं से कोई, मान लीजिए कि किरण आ रहा है, अलग अलग दिशाओं से बहुत सारे किरण आ रहे हैं और ये आके सब एक ही बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत हो या मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, एक ही जगह पे सारा किरण पुंज आके मिल गया, अभिसारी सब एक ही जगह पे आके मिल गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी, नाम से, आप नाम से स्पष्ट कर सकते हैं उसको, अपने कॉन्सेप्ट को नाम से स्पष्ट किया जा सकता है। नाम क्या है, अभिसारी, यानी कि सारी की सारी किरणें एक ही जगह पे। दूसरा है अपसारी, यानी एक जगह से फैलती हुई नजर आती है। जैसे कोई मान लीजिए एक बिंदु है, जैसे आप लोग लाइट देखे होंगे घर में, तो एक लाइट होता है और वहां से अलग अलग दिशाओं में हमको उसका किरण जो है वो दिखाई देता है जाते हुए, अलग एक, यानी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई नजर आती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अच्छा, एक और बात, अभिसारी और अपसारी, तीसरा जो होता है वो होता है तीसरा समांतर किरण पुंज, यानी ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से समान दूरी पे हो, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर यानी दो किरणों के बीच का जो अंतर हो वो समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर। दो किरणों के बीच का जो अंतर हो उसे क्या बोलेंगे, समांतर। समांतर किरण पुंज, ये रहा हमारा किरण पुंज। बहुत आवश्यक है, आवश्यक इसीलिए क्योंकि आगे जब गोलीय दर्पण जानेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें बहुत काम आने वाली है। ये अब किरण पुंज के बाद आगे चलते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम था, अब शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यहां से देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह जैसे दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि मान लिया कि ये कोई दर्पण है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, कोई भी दर्पण या कोई भी परावर्तक सतह है जहां पे कोई प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई, तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का, और इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि कोई भी जो है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, और उसके सामने कोई प्रकाश की किरण आई, आने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ये जो प्रक्रिया हुई इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ध्यान देने वाला बात इसमें क्या था? ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने वाला बात यह है कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। यहां आपको दिख रहा होगा किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के, पॉलिश की हुई सतह से या किसी भी चमकदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी माध्यम में लौटने का मतलब क्या हुआ? तो मतलब हम समझाते हैं। अभी आप कुछ देर पहले 3 माध्यम जाने थे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो जब बात किया जाए पारदर्शी माध्यम का, तो ये मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये हवा से आ रही थी, तो हवा कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। और उस माध्यम से ये किरण आ रही थी और जाके टकराई किस माध्यम पे? तो अपारदर्शी माध्यम पे। अब वापस पुनः ये किस में चली गई? हवा में ही चली गई। यानी जिस माध्यम में आई थी, जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते में लौट गई। हवा से आई थी, टकराई कहां? किसी अपारदर्शी वस्तु पे, और फिर वापस टकरा के चली गई हवा में, यानी पारदर्शी माध्यम में। तो इसी को कहा गया टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और इस घटना को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। और दुनिया में जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है अपने आंखों से या कैमरा से या किसी भी चीज से, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश का परावर्तन ना हो तो आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। ठीक है। अब सतह जितनी अधिक चिकनी होगी, परावर्तन उतना ही बेहतर होगा। यानी सतह जितना साफ होगा, चमकीला होगा, उतना ही अच्छा आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आईना है हमारा, दर्पण, तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अच्छे से होगा, लेकिन उसी जगह दीवार है, तो दीवार से प्रकाश का परावर्तन उतना बेहतर नहीं होगा जितना आईना से होगा। यानी अब देखते हैं कि दर्पण के ऊपर टॉर्च मारते हैं तो उस टॉर्च का जो मैक्सिमम ज्यादातर किरण है वो टकरा के फिर से वापस हो जाती है, लेकिन दीवार में ऐसा नहीं है। कुछ किरणें अवशोषित हो जाती है और कुछ टकरा के आगे चली जाती है। तो अब बात करते हैं आगे परावर्तन के महत्वपूर्ण पद के ऊपर। आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये इमेज दिख रहा होगा, इसमें आपको कुछ चीज दिख रही होगी। जैसे ये है आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या होता है? फिर आता है आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? फिर आता है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, तो ये अभिलंब, तो ये सब चीज है क्या, उसको पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वो जो परावर्तक सतह था उसके ऊपर पड़ने वाली किरण, जो किरण वहां से आके उस सतह पे पड़ी है, तो इस सतह पे पड़ने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। दिख रहा होगा, सतह पर गिरने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। दूसरा होता है परावर्तित किरण। अब जो किरण सतह पे गिरी वो तो आपतित किरण हो गई। अब इसके बाद जो किरण इससे टकरा के वापस फिर से उसी माध्यम में लौट गई, तो इस किरण को हम लोग क्या बोल दिए? परावर्तित किरण। यानी परावर्तित होकर लौटने वाली किरण को क्या बोले? परावर्तित किरण। यानी टकराकर वापस लौटने वाले किरण को क्या बोले? परावर्तित किरण। अब ये जो आई वो आपतित किरण, ये जो आई है आपतित किरण, टकरा के फिर से वापस चली गई वो परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच जब हम क्या किए, इन दोनों के ठीक बीच में ये जो हमारा सतह था, सतह से एकदम 90 डिग्री पे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है 90 डिग्री पे एक सीधी रेखा खींचे हैं, और इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। दिख रहा होगा अभिलंब, यानी इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोला जाता है। क्या होता है? आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। फिर से बात को समझिए, यहाँ पे एक आपको चीज दिखा होगा, एक शब्द दिखा होगा, आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतन बिंदु को ध्यान से समझ लीजिए। आपतन बिंदु हम कहीं लिख ही दे। आपतन बिंदु क्या होता है देख लीजिए। आपतन बिंदु आपतन तो जैसा कि आप उस इमेज को हम यहां रिक्रिएट करते हैं। माना कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, माना कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कोई आपतित किरण इससे टकराई जाके, आपतित किरण किसे बोलते हैं? जो सतह पे आके टकराती है, टकराने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। तो ये आपतित किरण टकराया, तो ये इस सतह के जिस बिंदु पे टकराया, जिस पॉइंट पे टकराया, किसी एक पॉइंट पे तो टकराया होगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, यानी कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पे टकराई उसी बिंदु को बोला जाता है आपतित बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु। और इसके बाद ये टकरा के पुनः उसी माध्यम में निकल गई, तो टकरा के निकलने वाली किरण को क्या बोला जाता है? परावर्तित किरण। अब आगे चलते हैं। बोला क्या गया था वहां पे? अभिलंब की परिभाषा क्या दी गई थी कि अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु के लंबवत डाला गया एक काल्पनिक रेखा जो होता है उसे ही क्या बोला जाता है? एन नॉर्मल बोला जाता है, यानी अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब बोला जाता है। मेरे बात को आप शायद समझ रहे होंगे कि अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, और ये आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अच्छा, परावर्तन के बाद जो टकरा के वापस चली गई वो होता है परावर्तित किरण। अब तीसरी बात, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई एंगल बन रहा है, कोई कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, जिसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और इसे बोला जाता है आपतन कोण। इसे बोला जाता है आपतन कोण, और डिनोट इसको करते हैं, इसको दर्शाते हैं हम लोग स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे दिखाया जाता है स्मॉल आर से, और इस स्मॉल आर को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये रहा हमारा आपतन कोण, सॉरी ये परावर्तित किरण नहीं, ये परावर्तित किरण नहीं, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण। तो ये तो परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब का बात हुआ। यानी ये सारे टर्म जो हैं ये हमारे परावर्तन में कुछ जो महत्वपूर्ण थे वो थे। आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण आप समझ चुके हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है? तो सतह पर गिरने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? तो टकराकर लौटने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां से आप एंगल आई और एंगल आई आर का अंदाजा ले सकते हैं। एंगल आई आपतित किरण से बनने वाले जो एंगल हमारा है, आपतित किरण अभिलंब से बनने वाले कोण को, जो आपतन कोण है, उसको आई से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि
आपतित किरण जो है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं और आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसीलिए इसको एंगल आर से और इसको एंगल आई से डिनोट किया जाता है। अभिलंब क्या होता है, नॉर्मल तो आपतन बिंदु के पर सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है अभिलंब, यानी इसे हम लोग डाले, ये पहले से वहां मौजूद नहीं था, इसे हम लोगों के द्वारा रखा गया है, इसीलिए ये क्या हुआ, इसको काल्पनिक रेखा बोला गया, जो हम लोग अपने सुविधा के लिए खींचते हैं। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल आई क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल आई कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल आर कहलाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं आगे परावर्तन के नियम के ऊपर, कि परावर्तन का नियम जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं, या परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है, प्रथम नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, हम वैसे ही बना रहे हैं, फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब हुआ, दिख रहा होगा आपको, अभिलंब एक ही समतल यानी एक ही प्लेन में होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेन में होने का मतलब। तो आप लोग जब गणित को पढ़ते हैं तो वहां जाके आप देखते हैं कि प्लेन यानी समतल का मतलब क्या होता है। समतल होता है कोई एक्स वाई होता है, कोई वाई जेड होता है, कोई एक्स जेड होता है, यानी एक्स वाई, अगर ये जो है हमारा आपतित किरण ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई समतल में है, तो परावर्तित किरण भी किस में होना चाहिए, एक्स वाई समतल में होना, यानी तीनों एक ही समतल में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होता है, दूसरे नियम के अनुसार एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे एक सवाल लेते हैं, सवाल क्या लेते हैं कि यदि किसी सतह पर यदि किसी सतह पर होने वाले परावर्तन, यदि किसी सतह पर होने वाले परावर्तन में आपतन कोण यानी एंगल आई, आपतन कोण यानी एंगल आई 30 डिग्री है, तो एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण कितना होगा। तो दूसरा नियम याद करेंगे, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा पहला और दूसरा नियम। अब एक विशेष स्थिति होती है, यदि प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत गिरती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी एंगल आई 0 है इसीलिए एंगल आर यहाँ 0 होगा। समझने का कोशिश करेंगे, जैसे मान लिए कि अच्छा ये तो है हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये कहलाता है एंगल आई और ये कहलाता है एंगल आर। अब कोई ऐसी स्थिति हो, कैसी स्थिति हो, तो ये कोई सरफेस है,
अब ये जो सतह है, सतह के ऊपर कोई किरण एकदम सीधा आए, कितना सीधा, तो इतना सीधा कि ये उस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी उस सतह के एकदम लंबवत गिरे, उस सतह पर एकदम लंबवत गिरे। तो यहां के लिए आप ध्यान से अगर देखें तो हमारा जो अभिलंब था वो भी इसी पॉइंट पे आएगा, यानी इसका संगत होगा। इसका संपाती होगा। और इसीलिए यहां पे अगर एंगल आई का बात करें तो एंगल आई यहां 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल आई 0 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये एकदम लंबवत गिरा है तो वापस जब जाएगा तो ये एकदम लंबवत ही जाएगा, और इस स्थिति में एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ही हो जाएगा। ये एक विशेष स्थिति है जो आपको ध्यान रखना है। अगला है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है विस्तृत या अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कब होगा, जब चिकनी सतह से निश्चित दिशा में परावर्तन हो तब उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे, और जब खुरदरी सतह से अलग अलग दिशाओं में परावर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहेंगे। आपको नीचे इमेज में स्पष्ट किया गया है। जैसे देखिए कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह पे जो भी किरण आएगी, यहां आई है, एक निश्चित नियम से ये वापस अपने ही माध्यम में लौट जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ये हमारा एक अनियमित सतह है, खुरदरी सतह है, जैसा कि हमारा दीवार होता है। दीवार कैसा होता है, खुरदरा होता है। अब हुआ क्या कि इस पे यहां एक प्रकाश की किरण आई और इसको जिस दिशा में जाना चाहिए था वो इस दिशा में ना जाके दूसरे दिशा में भटक जाती है, तो इसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। जैसे इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अगर चिकनी सतह होती तो ऐसे आया है तो ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कैसे, खुरदरी सतह होने के कारण ये यहीं से मुड़ गया, तो इसीलिए इसको क्या बोले, अनियमित परावर्तन। इसको और अच्छे से समझना है तो इस चित्र को अब ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया कि एक कोई खुरदरी सतह है, अब इस खुरदरी सतह पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे करके गिरा। अब अगर हम इस पॉइंट को काट के जूम करके निकाले तो क्या होगा, ये कुछ पॉइंट हमारा ऐसा है। इसको अगर बड़ा करके देखें तो जहां पे ये प्रकाश की किरण गिरी है उस छोटे से हिस्सों को देखा जाए तो ये ऐसा है। और अगर यहाँ पे कोई किरण ऐसे आई, अब इस सतह के लिए आप अभिलंब पता करेंगे तो पता चलेगा कि अभिलंब अब सीधे ऐसे ना जाके कैसे गया है, ऐसे गया हुआ है। ये रहा हमारा अभिलंब। क्योंकि अभिलंब यहाँ है, अभिलंब इसका यहाँ है, तो परावर्तन भी इसका एंगल आई छोटा हो गया, इसीलिए एंगल आर भी इसका छोटा रहेगा, और इसको जिस निश्चित दिशा में जाना चाहिए था उस निश्चित दिशा में नहीं पहुंचा, अलग अलग दिशाओं में ये फैल गया। अब देखते हैं कि विस्तृत परावर्तन जो हुआ है उसका कोई फायदा भी है क्या, तो बिल्कुल इसका फायदा होता है। तो विस्तृत परावर्तन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो इसी परावर्तन के कारण हम कमरे के उस कोने को भी देख पाते हैं जहां सूर्य की प्रकाश सीधी नहीं पहुंच सकती। जैसे आपका कोई कमरा है, आप देख रहे हैं कि लाइट एक पॉइंट पे लगा हुआ है और रोशन पूरा हमारा कमरा है, हमारा पूरा रूम रोशन है। इसके पीछे क्या कारण है, तो वो प्रकाश की किरण जाके एक बीच में लाइट है, वो हमारे कमरे के सामने वाले दीवार पे पड़ी। अब क्योंकि दीवार कैसा है, खुरदरी है, तो वहां पे कैसा परावर्तन होगा, विस्तृत परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन होगा, क्योंकि दीवार भी अनियमित है। तो वहां पे जो परावर्तन हो रहा है वो अब ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट अगर सामने से आया और दीवार पे, यहां से मान लेते हैं लाइट आया और दीवार पे पड़ा, तो अगर नियमित परावर्तन होता तो फिर वापस उसी माध्यम में उसी दिशा में लौट जाती। लेकिन अनियमित हुआ है तो वो कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा, कोई मतलब सारे दिशाओं में वो प्रकाश फैल जाएगा और आपको जो हमारा रूम है उसका कोना कोना दिखाई देगा। लेकिन क्या ऐसा होता अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ नियमित परावर्तन होता, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये जोड़ी भी होती है। दूसरी बात, आपको पहला बात तो ध्यान रखना है कि इसी के कारण क्या होता है, कमरे के उस कोने के भी हम देख पाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचता है। और दूसरा बात क्या है कि अखबार खुरदरे कागज पर छापे जाते हैं ताकि पढ़ने में आंखों पर चमक न लगे। अगर अखबार को एकदम प्लेन रखा जाए, एकदम चिकना रखा जाए,
तो क्या होगा, प्रकाश की किरण है उसके ऊपर पड़ेगी और नियमित परावर्तन होगा और सारी किरणें आपको एक ही जगह आपके आंख पे आके क्या कहते हैं उसको अभिसारित हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। जैसा देखते हैं ना कि आईना के ऊपर आप एक काम करिए कि आईना को अगर देखना है और उसके ऊपर एक टॉर्च मार के तब आईना देखिए, तो आपके आंखों को वो बहुत कष्ट पहुंचाएगी। इसीलिए अखबारों को पढ़ने के लिए क्या किए जाते हैं, अखबार जब छापे जाते हैं तो उसको खुरदरे कागज के ऊपर छापे जाते हैं, खुरदरे कागज पर छापे जाते हैं, ताकि अखबार पढ़ते समय प्रकाश की चमक ज़्यादा न लगे और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी उसको अच्छे से पढ़ पाए। तो ये था विस्तृत परावर्तन का महत्व। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रतिबिंब। अब हमारा यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, प्रतिबिंब। अब इसके आगे धीरे धीरे हम लोग पहुँचते पहुँचते उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल सवाल डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। ये तो बिहार बोर्ड का जो 10th है या बोर्ड का जो 10th है उसके लिए तो ये सब जरूरी था ही, और पॉलिटेक्निक के भी लिए जरूरी तो पूरा चैप्टर ही है, लेकिन जो होता है ना कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक्स, उसमें अब आने लगे हैं धीरे धीरे हम लोग और पहुंचते हैं प्रतिबिंब के ऊपर। क्या होता है इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनता है, किसी भी चीज का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बातें आपको अगर अभी समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आगे आपको इस चीज का समाधान मिल जाएगा जब हम लोग आएंगे अपने दर्पण के ऊपर। बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी कि जब किसी बिंदु से प्रकाश चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि लाइट है, बल्ब है आपके रूम में लगा हुआ, उस बल्ब से प्रकाश की किरण चली और वो किसी अब एक किरण तो चलती नहीं, अब हमारा जो बल्ब है उससे बहुत सारी किरणें चली होंगी, तो वहां से प्रकाश की किरण चली और मान लेते हैं कि दीवार से टकराने के बाद सारे के सारे प्रकाश की किरणें, या दीवार को अभी स्किप करते हैं, अब दर्पण से बात करते हैं। जैसे एक दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण है, सामने कोई वस्तु रखी हुई है, अब उस वस्तु से प्रकाश निकल के दर्पण पे गया है और दर्पण से जब टकराने के बाद लाइट दोबारा एक परावर्तित किरणें जो होंगी बहुत सारी वो एक जगह टकराएंगी, तब हमारा जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग समतल दर्पण इसके आगे वाले चीज पे जाएंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई महसूस होती है, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और एक होता है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के। रियल इमेज क्या होता है, तो किरणें के वास्तव में मिलने से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है और इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। ये तो और आगे इसको और देखेंगे हम लोग। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यानी आप पहले देखते होंगे कि पर्दे पे फिल्में चलाई जाती थी, प्रोजेक्टर लगा के पर्दों पे उसको दर्शाया जाता था, तो उस पे जो इमेज बन रहा था तो उस पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कौन सा इमेज बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी पर्दे पे जो प्रतिबिंब को उतारा जाता है वो वास्तविक होता है। दूसरा बात, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती असल में नहीं मिलती है हमें, बल्कि यह महसूस होता है कि किरणें मिलेंगी अगर वो आगे बढ़ती तो, और इसे पर्दे पे आप नहीं ला सकते और हमेशा ये सीधा बनता है। ये और अच्छे से प्रतिबिंब आपको समझ में आएगा जब हम सही में चलेंगे समतल दर्पण के पास, यानी प्लेन मिरर के पास। तो ध्यान देने वाले बात को देखते हैं। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसके पीछे चांदी या पारे की कलाई यानी पॉलिशिंग की जाती है। समतल दर्पण के पीछे चांदी या पारा जो होता है हमारा तत्व, उसका कलई चढ़ाया जाता है, पॉलिश किया जाता है उसको। चांदी, आप लोग घर में भी जब आईना लाते होंगे तो आपको आईने के पीछे एक सिल्वर कलर का कुछ दिखता होगा, कलर किया हुआ, पॉलिश किया हुआ,
वो क्यों किया जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है, हमारे मैक्सिमम लाइट की जो किरणें हैं वो टकरा के वापस चली जाए और हमारा इमेज एकदम साफ बने, सुंदर बने। इसमें समतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसका एक खास बात होता है पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक उत्क्रमण ये क्या होता है? लेटरल इन्वर्सन क्या होता है? तो समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। यानी आप लोग कभी महसूस भी किए होंगे, अब कभी आप घर में जाके एक बार आईने में देखिएगा और आईने में देखने के बाद एक बार आप यहाँ पे तो दिखेगा आपको कि आप अपना बायां हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आपको सामने क्या दिखेगा कि उसमें आपका बायां हाथ उठ रहा है। इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। इसको एक अक्षर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अक्षर है P, ये अक्षर हम बनाएं P, ठीक है, या B बना लेते हैं। तो समतल दर्पण में तो B आप जब देखेंगे तो आपको B ही दिखाई देगा, लेकिन आपको ये ऐसा दिखेगा B, कुछ इस प्रकार का। यानी इधर से आप देखें तो कैसा था? ऐसा था, इस तरह से था, और उधर से गए तो सीधा हो गया। तो यानी उधर से ऐसा दिखाई दिया, और इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्सन यानी कि पार्श्विक उत्क्रमण। अब आते हैं समतल दर्पण के उपयोग के ऊपर। तो इसका पहला उपयोग चेहरा देखने के लिए ड्रेसिंग टेबल पे किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए या अलग की चीज़ों को देखने के लिए, और एक कैलिडोस्कोप में बनाने में किया जाता है। पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप और चेहरा देखने वाले के लिए ड्रेसिंग टेबल या इन सब चीज़ों में उपयोग किया जाता है। आते हैं इसके सबसे प्रमुख बात पे, समतल दर्पण में इमेज बनता कैसे है। तो ध्यान देने वाला बात है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब चूंकि आप लोग पहले ही देख चुके हैं, जो प्रतिबिंब आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में आभासी बनता है और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा बराबर रहता है। यानी यहाँ आप 5 फुट के हैं तो आईने में भी आपको, समतल दर्पण भी आपको 5 फुट के ही आप दिखेंगे। और दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। क्या क्या है, जरा इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। माना कि ये हमारा कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई समतल दर्पण था जिसके पीछे हम लोग चांदी या पारे से पॉलिश चढ़ा दिए हैं, इस पे ऊपर कलई कर दिए हैं। और माना कि ये कोई वस्तु है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट्स का इमेज कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यहां से कोई किरण गई, और क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सतह के एकदम पैरेलल जा रही है, यानी कि सतह से एकदम 90 डिग्री पे जा रही है, सतह पे लंब के तरह, यानी सतह से लंब के तरह गिरी है सतह के ऊपर। और हम लोग नियम देखे थे, एक विशेष अलग नियम यहाँ पे आपको अगर ध्यान होगा, ये यहाँ पे एक विशेष स्थिति को आप जब देखे थे, क्या हुआ था इसमें कि कोई भी किरण जो है एकदम सीधा जाती है, सीधा जाके टकराएगी 90 डिग्री के कोण के साथ, तो वापस वो उसी में लौट जाती है, उसी रास्ते पे लौट जाती है। यहाँ वही चीज आपको दिख रहा है कि सबसे पहले सबसे ऊपर का जो हमारा ये आपको दिख रहा है जाते हुए किरण, वो जिस माध्यम जैसे गई है वापस उसी में आके लौट जाएगी। दूसरा चीज, अब मान लेते हैं कि यहाँ से भी कोई किरण गया, तो किरण जाने के बाद क्या हुआ कि ये टकरा के ऐसे आ जाना चाहिए एंगल I इक्वल्स टू एंगल R के हिसाब से। अब आपको परावर्तित किरणें टकराती हुई नहीं दिख रही हैं, यानी, और ये जीवन में कभी टकराएंगी भी नहीं। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये टकरा के फिर से ऐसे निकल जाएंगी और ये नीचे की तरफ निकल जाएंगी। क्या ये जीवन में कभी मिल पाएंगे आगे? तो नहीं मिलेंगी। तब हम अपने कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी कल्पना के हिसाब से यदि हम इसको पीछे बढ़ाते, यदि इसको दर्पण नहीं रोकता और ये पीछे की तरफ बढ़ता, तो ये पीछे जाके दोनों एक दूसरे से मिल जाते। और जहाँ पे एक हम क्या बोले थे, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वह बिंदु जहाँ पे परावर्तित किरणें मिलती हैं, तो मिल तो यहाँ नहीं रही है, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई, तो हमें मिलती हुई प्रतीत हुई, हमें आभास हुआ, हमने कल्पना की कि ये जो किरण है इसको अगर पीछे बढ़ाया जाता तो यहाँ पे
ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें मिल जाती। और जहां परावर्तित किरणें मिलती हैं, ध्यान रखने वाली बात है, प्रतिबिंब वही बनेगा जहां दो परावर्तित किरणें मिलती हैं। जहां दो परावर्तित किरणें, दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में मिलती है, हमारा प्रतिबिंब जो इमेज है वो वहीं पे प्राप्त होगा। तो क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिबिंब दो परावर्तित किरण मिल चुका है या मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, तो यहीं पे हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो ऐसे बनता है हमारे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अब आपको आभासी प्रतिबिंब और आभासी या उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर समझ में आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ, तो जो वास्तव में किरणों के कटान से बने। यहाँ पे वास्तव में किरण नहीं काट रहे एक दूसरे को, हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर इसको आगे बढ़ाते तो ये जो, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाते, दर्पण से पीछे बढ़ाते, तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाता, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि ये कल्पना के ऊपर है, हमारे कल्पना के ऊपर है। हम कल्पना किए कि आगे की तरफ तो ये कभी नहीं मिलने वाला है, तो यदि अगर इसको पीछे बढ़ाया जाता तो ये मिल जाता। अच्छा, इसमें एक और चीज होता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है। यानी आपको दिख रहा होगा यहाँ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब हमें दूसरे तरफ प्राप्त हुआ है। और तीसरा चीज की वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है, ये यहाँ पे दर्पण है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दर्पण से अगर 5 मीटर दूर रहा होगा तो इसका प्रतिबिंब जो पीछे बनेगा वो भी इससे 5 मीटर के दूरी पे ही बनेगा। यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। किसमें, तो समतल दर्पण में। और ये था समतल दर्पण में द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब आगे चलते हैं। कुछ कोण पर झुके दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या, यानी समतल दर्पण को आप कुछ कोण के ऊपर झुका दीजिए। आप जब बाल कटवाने जाते हैं कभी सैलून में, तो वहां क्या देखते हैं कि समतल दर्पण एक सामने और उसके पीछे लगे होते हैं। तो दो समतल दर्पण कुछ कोण पे झुके हुए होते हैं, जिससे आपके बहुत सारी प्रतिबिंब बनते चली जाती हैं। जिसे आप सामने वाले आईने में देख रहे हैं तो आपको पीछे वाले आईने में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दिख रहा है, फिर सामने वाले में और क्या बन रहा है वो भी दिख रहा है। यानी लगातार आपके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो वो कैसे होता है, किसी खास कोण पे उसको झुका के रखा जाता है, यानी एकदम सीधा नहीं रखा जाता है। किसको, आपके समतल दर्पण को, उसको कुछ कोण पे झुकाया जाता है। क्यों झुकाया जाता है यहाँ आप समझिएगा। तो नियम क्या होता है, तो यदि सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए कि आप एक दर्पण यहाँ रखें ऐसे और एक दर्पण यहाँ रखें, तो इन दोनों दर्पणों के झुकाव के कारण, बने कोण के कारण, इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो देख लीजिए। तो यदि हम मान लेते हैं कि इन दोनों, हमारे जो दो समतल दर्पण है उसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, कितना है, थीटा डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या यानी n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई थीटा। यानी मान लीजिए कि 60 डिग्री के एंगल पे हम इस दोनों प्रतिबिंब को रखे हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60। यहां से n का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6। लेकिन और एक और बात कि ये 6 आंसर नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ, अब ये पहले एक दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। ये तो रहा कि 360 को अगर उस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें प्रतिबिंब, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या नजर आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि जो दो प्रतिबिंब है, सॉरी दो दर्पण है समतल दर्पण, उसको हम लोग 45 डिग्री पे झुका के रखे हैं, 45 डिग्री पे, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 45 है और ये 360 है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं, चार 8 32 और 320 और 5 8 40, तो 360।
ये 8 बार में हो रहा है, ये 45 में भी नहीं होगा। हमें कोई विषम संख्या लाना होगा ताकि हम इस चीज़ को समझ सके। 45 नहीं तो 40 सही। अगर 40 डिग्री पे झुके हुए हों तब क्या हो जाएगा, 4 नमा 36, यानी n बराबर क्या आया, 4 है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या 9। अगर दो समतल दर्पण को 40 डिग्री पे झुका के रखा गया हो तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसमें 9 बनेगा। तो ये कब के लिए है, जब हमारा जो n है वो एक ऑड नंबर आ जाए, एक विषम संख्या आ जाए। अगर n सम संख्या आ जाए, जैसे तब से आ रहा था, यानी कि मान लेते हैं 360 है और जो दो समतल दर्पण है वो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा n कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तब उसके लिए दूसरा फार्मूला है। अगर 360 बाई थीटा एक सम संख्या हो जाए तब हम लोग क्या यूज करेंगे, 360 डिवाइड बाई थीटा और माइनस इसमें से 1 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 1, तो 6 में से 1 गया, तो अब जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। ये कब अप्लाई किया जाएगा, जब हमारा n जो है वो एक सम संख्या हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का परिचय देख लीजिए। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह या परावर्तक तल किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। दिख रहा होगा ये कोई खोखला गोला है जो अंदर से खाली है। अगर इसके कुछ भाग को हम काट के और अलग कर लिए तो हमारा क्या बन गया, ये देखिए, ये कुछ भाग को काट के और इसको अलग कर लिए, ये कुछ भाग को काट के और यहाँ से इसको अलग कर लिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। ये जो भाग है, कटा हुआ भाग, इसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ध्यान से देखा जाए तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, परावर्तक सतह यानी जहां से लाइट टकरा के वापस लौटेगा वो सतह अंदर की ओर धंसा हो, जैसे दिख रहा होगा अवतल दर्पण में। यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखें तो किरणें जो आ रही हैं वो किस सतह पे टकराई रही है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, दिख रहा है यहाँ, और टकराने के बाद ये फोकस, ये तो बात का बात है। यानी सबसे पहला चीज कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है वो होता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण बोला जाता है। उत्तल दर्पण, अगर आप लोग बिहार से हैं तो उत्तल दर्पण को आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, तो उत्तल दर्पण, उट्ठल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, वो होता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या, अब इसको आप भी, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा कैसा, तो ये आपको गुफा की तरह दिख रहा है इसका परावर्तक सतह, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण, आप क्योंकि आप अगर बिहार यूपी से हैं तो आपको पता होगा, उत्तल दर्पण यानी उट्ठल दर्पण जिसका सतह कैसा हो, उट्ठल हो, उभरा हुआ हो, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण। उसमें आप इंग्लिश से पता करेंगे, कॉनकेव, केव जैसा है, ये गुफा जैसा है एकदम, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और ये हो गया कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह वही बिहार वाला बात, उठा हुआ हो, उट्ठल, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और बात, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ देता है, जैसा आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। अभिसारी का मतलब अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे, अभिसारी यानी जब हमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलती हुई प्राप्त दिखती है या दिखती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग उसे कैसा प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब क्योंकि अवतल दर्पण में आपको दिख रहा होगा कि जितने भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आ रही हैं, जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो सारी की सारी, वो सारे प्रकाश की किरण एक ही पॉइंट पे आपको
जाते हुए दिख रही होंगी। और क्योंकि जितना भी प्रकाश की किरण है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, और एक ही पॉइंट पे जब सारी की सारी किरणें आके मिलती है तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। और ऐसे प्रकाश पुंज का निर्माण करने वाले दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, यानी कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसका कारण आपको अभी समझ में आया। और इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अब ये बताने का जरूरत भी नहीं है अपसारी क्यों बोला है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो किरणें यहाँ पे टकराती हैं और परावर्तक सतह उभरा होने के कारण ये अलग दिशा में ऐसे करके फैल गई, टकराई और फैल गई, यहाँ भी टकराई और फैल गई, टकराने के बाद फैल गई। और जब आप इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर ये किरणें पीछे बढ़ती तो आपको दिखाई देता है कि इससे निकलने वाली जितने भी किरणें हैं वो एक ही बिंदु पे आके मिलती हुई प्रतीत होती हैं।